बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने कॉमन एमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट की और उनको डिटेल से जो है वो स्टडी किया। आज का हमारा टॉपिक है लोड लाइन और इसको क्यू पॉइंट भी कहा जा सकता है। अब ये दोनों जो नाम हैं ये किस लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं? एक्चुअली में हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर का जो सबसे बड़ा कारनामा है वो कारनामा है कि ट्रांजिस्टर जो है वो एक एम्पलीफायर के तौर पे काम करता है। लेकिन ट्रांजिस्टर को अगर आपने एम्पलीफायर के तौर पे काम करवाना है तो लाजमी है कि जब आप ट्रांजिस्टर के इनपुट और आउटपुट जंक्शन की बाइसिंग करें तो बाइसिंग के नतीजे में ट्रांजिस्टर जो है वो एक ऐसे रीजन में ऑपरेट करे जिसको एक्टिव रीजन कहा जाता है। और एक्टिव रीजन का मतलब ये है कि इसका जो बेस और एमीटर के दरमियान वाला जंक्शन है ये हमेशा क्या हो, फॉरवर्ड बाइस हो, और जो कलेक्टर और बेस के दरमियान जो जंक्शन है वो हमेशा रिवर्स बाइस हो। जब भी आप ये सिचुएशन लेकर आएंगे उस वक़्त आउटपुट जो वोल्टेज है वो आउटपुट करंट के कंट्रोल में रहेगा और आउटपुट करंट जो है वो इनपुट करंट के कंट्रोल में रहेगा और इनपुट करंट इनपुट वोल्टेज के कंट्रोल में रहेगा। तो इसका मतलब है आप इनपुट वोल्टेज की मदद से आउटपुट वोल्टेज को क्या कर सकेंगे, कंट्रोल कर सकेंगे। तो जब आपने कंट्रोल हासिल कर लिया आउटपुट के ऊपर तो उस वक्त आप ट्रांजिस्टर को अपनी मर्ज़ी से एम्पलीफायर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैंने लास्ट लेक्चर में बिल्कुल लास्ट पे ये एम्फसिस किया कि हम जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो होती है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आज के लिए जो सर्किट इस्तेमाल करूँगा वो कॉमन एमीटर ही होगा, ठीक है। मैं ये एक आम NPN ट्रांजिस्टर ले लेता हूँ, एमीटर को मैं कॉमन कर देता हूँ, यानी एमीटर को आपने क्या कर दिया, रेफरेंस के तौर पे। अब दूसरी बात, इससे पहले जितनी भी दफ़ा हमने कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट की तो उस वक़्त आपने देखा हमने दो बैटरीज इस्तेमाल की, इनपुट के लिए अलग, आउटपुट के लिए अलग। लेकिन ये लाजमी नहीं है, हम एक ही बैटरी की मदद से, ठीक है, एक ही बैटरी की मदद से इनपुट और आउटपुट दोनों को बाइसिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। अब देखें, मैंने यहाँ पर कलेक्टर को बाइस करना था, मैंने कलेक्टर के साथ क्या लगा दी, कलेक्टर रेजिस्टेंस लगा दी। बेस को बाइस करना था तो बेस के साथ क्या लगा दी, बेस रेजिस्टेंस लगा दी और इसको बेस से कनेक्ट कर दिया। अब नेक्स्ट काम ये कि मैंने एक ही बैटरी की मदद से बेस को भी बाइस करना है और कलेक्टर को भी बाइस करना है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक ही बैटरी लगाऊंगा, ठीक है। ये एक ही बैटरी मैंने लगाई, इस बैटरी का नाम जो है वो रख दिया VCC और इसका एक टर्मिनल तो लगा दिया एमीटर के साथ क्योंकि कॉमन एमीटर। आपने इसी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर भी कनेक्ट कर दिया और इसी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर भी कनेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस RB का अपर टर्मिनल भी इस VCC के साथ कनेक्टेड है, RC का अपर टर्मिनल भी इस VCC के साथ कनेक्टेड है। तो इट मीन ये बैटरी इस वक्त दोनों आउटपुट वाली साइड को भी बाइस कर रही है और इनपुट वाली साइड को भी बाइस कर रही है। अब कॉमन एमीटर करेक्टरिस्टिक में आप जानते हैं कि आप जब भी करेक्टरिस्टिक प्लॉट करते थे आप दो क्वांटिटीज़ के दरमियान प्लॉट करते थे, IC और VCE। VCE ये वोल्टेज है जो कलेक्टर और एमीटर के दरमियान अपीयर हो रहा है, ठीक है, कलेक्टर एट हाई वोल्टेज और एमीटर एट लो या ग्राउंड वोल्टेज, ठीक है। और IC वो करंट है जो इस कलेक्टर में दाखिल हो रहा होगा, उस कलेक्टर को आप IC कह दें। IB वो करंट है जो इस बेस में जो है वो दाखिल होगा। तो आप ये समझें एक्चुअली में ये जो बैटरी है ये करंट प्रोवाइड कर रही है। ये कितना करंट प्रोवाइड करेगी, IC प्लस IB, और ये जो करंट है ये आगे जाके दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। एक हिस्सा RC के ज़रिए कलेक्टर में दाखिल होगा और एक हिस्सा RB के ज़रिए बेस में दाखिल होगा, ठीक है। कलेक्टर और बेस से निकलने के बाद ये दोनों जमा होंगे और जमा होने के बाद दोबारा से एमीटर में मिल के चले जाएंगे और आप यूँ कह देंगे IC प्लस IB जो है वो करंट यहाँ पर वापस चला जाएगा। ये जो करेक्टरिस्टिक हमने प्लॉट करनी है वो करेक्टरिस्टिक जो है वो प्लॉट ज़रूर करेंगे। आप जानते हैं हमने IB को पैरामीटर के तौर पर ट्रीट किया था और VCE और IC के दरमियान जो है वो क्या किया था, ग्राफ प्लॉट किया था। सेम काम हम यहाँ पर जो है वो करेंगे। और अब सबसे पहले काम, मैं इस बैटरी को एक फ़िक्स्ड बैटरी 20 वोल्ट की जो है वो अज्यूम कर लेता हूँ। RC यहाँ पर जो मैंने अटैच किया है उसको मैं 10 किलो ओम के तौर पे अज्यूम कर लेता हूँ और मैं अज्यूम कर लेता हूँ
कि ये जो ट्रांजिस्टर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेट्स सपोज इसका जो बीटा है वो 50 के इक्वल है। मैंने बहुत कम लिया है, लेकिन इससे ज़्यादा वाले बीटा वाले ट्रांजिस्टर भी अवेलेबल हैं। इवन आजकल जो है वो 300 से अबव बीटा वाले ट्रांजिस्टर जो है वो मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है वो क्या करती हैं, बेचती हैं। अब आप जो है सबसे पहले देखें कि आपने आउटपुट पे जो टोटल वोल्टेज दिया है VCC, पहले मैं सिर्फ आउटपुट लूप की बात करूँगा। ये आपने वोल्टेज दिया है VCC। अब आप रिकॉल करें किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ में आप कहते थे सम ऑफ ऑल द EMFs इज़ इक्वल टू सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स। EMF आपने इस आउटपुट वाली लूप में एक ही दी है, वो है VCC। मैंने यहाँ पर लिख दिया VCC। वोल्टेज ड्रॉप सबसे पहले RC में वोल्टेज ड्रॉप होगा और वो किसके बराबर होगा, IC RC प्लस उसके बाद कलेक्टर और एमीटर के दरमियान वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसको आप क्या कहेंगे, VCE। तो आप यहाँ से VCE की वैल्यू निकाल लें, वो आ जाएगी VCC माइनस IC RC। आपने क्या काम करना है, हमारा ये जो लोड लाइन होती है ये एक स्ट्रेट लाइन होती है। किन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान स्ट्रेट लाइन होती है, दो पॉइंट्स के दरमियान स्ट्रेट लाइन होती है। पहला पॉइंट वो होता है जब आप IC की वैल्यू क्या कर देते हैं, ज़ीरो कर देते हैं। इस इक्वेशन में IC की वैल्यू ज़ीरो करें। जब आप IC ज़ीरो करेंगे तो आप देखेंगे VCE जो है वो एग्जैक्टली किसके बराबर आ जाएगा, VCC के बराबर। इसका मतलब है कि इस वक्त आउटपुट वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम है और किसके बराबर है, VCC के बराबर। और VCC मैंने इस वक्त 20 वोल्ट के बराबर लिया हुआ है। मैं नाम दे देता हूँ, ये 5 वोल्ट वाला निशान, ये 10 वोल्ट वाला, ये 15 वाला और ये 20 वाला, ये मैं वोल्ट्स में ले रहा हूँ। IC इस वक्त जो है मैं इसका यूनिट ले लेता हूँ मिली एम्पेयर। अब उल्ट काम करना है। अब दूसरा काम ये करना है कि आपने आउटपुट वोल्टेज को ज़ीरो करना है। पहले आपने आउटपुट करंट को ज़ीरो किया तो आपको एक्स एक्सिस के ऊपर ये वाला पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट को मैं A कह देता हूँ। अब आप आउटपुट वोल्टेज को ज़ीरो करें, VCE को ज़ीरो करें। जब आप यहाँ पर VCE ज़ीरो करेंगे, ज़ीरो इज़ इक्वल टू VCC माइनस IC RC। यहाँ से जब आप IC की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो आएगी VCC डिवाइडेड बाय RC। VCC है 20, RC है 10 किलो, तो 20 वोल्ट को 10 किलो से डिवाइड कर दें। 20/10 ये 2 है, किलो जब ऊपर जाएगा तो मिली बन जाएगा और करंट का यूनिट होता है एम्पेयर। इसका मतलब है उस वक्त हमारा जो आंसर आएगा करंट का वो आएगा 2 मिली एम्पेयर। मैं इस पॉइंट को नाम देता हूँ कि ये 2 मिली एम्पेयर वाला निशान है। 2 लिख दिया, मिली एम्पेयर स्केल में मैंने लिख देता हूँ। 2 का हाफ़ करेंगे ये आ जाएगा 1, 1 का हाफ़ करेंगे 0.5 और 1 और 2 के दरमियान देखेंगे तो ये 1.5 आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो सिचुएशन इस तरह की आ गई। इस पॉइंट को पॉइंट B कह दें। इन दोनों पॉइंट्स को जब आपस में मिला देंगे तो जो स्ट्रेट लाइन इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला रही है उसको क्या कहा जाता है, लोड लाइन कहा जाता है। ठीक है, अब आप जो है वो देखें आउटपुट में डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, IC। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, VCE। आप ज़रा इस वाली इक्वेशन को ना थोड़ा सा रीअरेंज करें। IC RC इज़ इक्वल टू VCC माइनस VCE। RC को दूसरी साइड पर डिवाइड कर दें तो IC की वैल्यू आ जाएगी माइनस VCE ओवर RC प्लस VCC ओवर RC। आप इसको यूँ लिख सकते हैं, IC इज़ इक्वल टू माइनस 1 ओवर RC इंटू VCE प्लस VCC ओवर RC। ये जो इक्वेशन है, जो मैथमेटिक्स बच्चे जानते हैं, मैथमेटिक्स में डिपेंडेंट वेरिएबल नॉर्मली जो है वो 2 डायमेंशन में y लिया जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x लिया जाता है। तो वहाँ पर जब एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ज़ाहिर करनी होती है तो वो इस इक्वेशन से ज़ाहिर की जाती है। इस इक्वेशन को कहा जाता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। y मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल, x मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, m मीन्स स्लोप ऑफ द लाइन और c मीन्स y इंटरसेप्ट। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखें ये IC जो है वो y के बराबर है, ये जो VCE है ये x के बराबर है क्योंकि IC y एक्सिस पे लिया हुआ है, VCE x एक्सिस पे लिया हुआ है। ये जो -1 ओवर RC है
ये स्लोप बता रही है। स्लोप नेगेटिव होने का मतलब है कि लाइन यूँ ऊपर से नीचे की तरफ फॉलिंग लाइन जो है वो दिखाई देती है आपको। और ये जो VCC ओवर RC है ये आपको y इंटरसेप्ट यानी y एक्सिस के ऊपर किस पॉइंट पे टच करेगा। और y एक्सिस के ऊपर किस पॉइंट पे टच कर रहा है, VCC ओवर RC, ये VCC ओवर RC ये इसको। तो आप जब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी, लोड लाइन बन जाएगी। अब मैं क्या काम करना चाहता हूँ, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हम यहाँ पर करेक्टरिस्टिक प्लॉट करते हैं। करेक्टरिस्टिक जो है वो प्लॉट कर लेते हैं हम। कैसे प्लॉट करते हैं, हम सबसे पहले IB को रखते हैं 10 माइक्रो एम्पेयर। मैं IB की वैल्यू फ़िक्स कर देता हूँ क्योंकि IB को पैरामीटर लेना है जब आपने IC और VCE के दरमियान ग्राफ लेना है। अब आप IC की वैल्यू निकालें। IC की वैल्यू होती है बीटा टाइम्स IB। बीटा की वैल्यू 50, ये है 10, तो ये बन जाएगा 500 माइक्रो एम्पेयर जो कि 0.5 मिली एम्पेयर बनता है। 0.5 मिली एम्पेयर वाला लेवल ये है। तो आप देखेंगे ये ग्राफ कुछ इस तरह का बन रहा होगा। ये उस वक़्त बनाया जब IB की वैल्यू कितनी रखी, 10 माइक्रो एम्पेयर के बराबर रखी। नेक्स्ट हम क्या काम करते हैं, IB की वैल्यू बढ़ा देते हैं। अब मैं 10 की बजाय 20 कर देता हूँ। 20 को जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा 1000 माइक्रो एम्पेयर। 1000 माइक्रो एम्पेयर को मिली एम्पेयर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिली एम्पेयर, ये वाला पॉइंट। अब ये ग्राफ जो है वो कुछ इस शेप का बनेगा। यूँ ग्राफ बना और ग्राफ बनने के बाद ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया। तो ये IB की वैल्यू आपने ली है 20 माइक्रो एम्पेयर। फिर आप जो है वो 30 माइक्रो एम्पेयर ले लें तो उस वक़्त IC 1.5 मिली एम्पेयर आ जाएगा। अब ये ग्राफ जो है वो तीसरा वाला ग्राफ जो है वो बन गया, ठीक है। और उसके बाद जब आप इसको 40 माइक्रो एम्पेयर के बराबर ले लेंगे तो उस वक़्त आंसर क्या आ जाएगा, 2 मिली एम्पेयर। और कलेक्टर करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, 2 मिली एम्पेयर के बराबर ही थी, और वो आपको यहाँ पर आपने मालूम कर ली थी। तो ये आपके पास 4 करेक्टरिस्टिक कर्व आपके सामने जो है वो हासिल हो गई। अब आपने ये देखा कि जब आप VCE मैक्सिमम देखते हैं तो उस वक्त IC 0 होता है। जब IC मैक्सिमम होता है तो VCE 0 होता है। ये A और B पॉइंट्स तो हमें मिले हुए हैं, मौजूद हैं हमारे पास, ठीक है। अब जब आपने IB को रखा 30 माइक्रो एम्पेयर, जब आपने IB को रखा 30 माइक्रो एम्पेयर, उस वक़्त VCE की वैल्यू ज़रा देखें। VCE की वैल्यू किसके बराबर है, VCC जो कि है 20 माइनस IC। 30 माइक्रो एम्पेयर पे IC की वैल्यू है 1.5 मिली एम्पेयर। RC की वैल्यू है 10 किलो। मिली और किलो कैंसिल हो जाते हैं। 1.5 को 10 से मल्टीप्लाई करें, 15 आएगा। 20 में से 15 माइनस कर दें, आंसर आ जाएगा 5 वोल्ट। इट मीन्स व्हेन एवर IC इज़ 1.5, उस वक़्त VCE की वैल्यू कितनी होगी, 5 वोल्ट के बराबर होगी। तो आप इधर से ये वाला पॉइंट और इधर से ये वाला पॉइंट जो है वो मिला लें, ये 5 वाला ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को मैं C कह देता हूँ। नेक्स्ट IB की वैल्यू जो है वो आप रखें 20। जब IB 20 माइक्रो एम्पेयर होगा तो IC 1 मिली एम्पेयर होगा। मैं यहाँ पर IC की जगह 1 मिली एम्पेयर पुट कर देता हूँ। RC 10 किलो ही है। 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 10 आ जाएगा। 20 में से 10 माइनस हुआ तो आंसर आ गया 10 वोल्ट। तो इट मीन्स कि जब IC 1 होगा तो उस वक़्त ये कितना होगा, 10, ये D आ गया। और फिर आप IB को 10 माइक्रो एम्पेयर रखें। IB 10 होगा तो IC 0.5 मिली एम्पेयर होगा। आप यहाँ पर 0.5 मिली एम्पेयर रख लें। 10 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 5 वोल्ट। 20 माइनस 5 जो है वो कितना आ जाएगा, 15 वोल्ट। तो ये 15 वोल्ट वाला निशान आ गया। आप इन दोनों पॉइंट्स को यूँ मिला लें, ठीक है। ये बन गया E। अब आप देखें ये सारे पॉइंट्स को जब आप मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगी, एक लोड लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो आप जब इन सारे पॉइंट्स को यूँ मिलाते हैं तो ये बन जाती है लोड लाइन। डिक्रीजिंग लोड लाइन है, ठीक है। यानी जब करंट बढ़ रहा है तो वोल्टेज कम हो रहा है, करंट कम हो रहा है तो वोल्टेज बढ़ रहा है, ठीक है। ये इस तरह की एक लोड लाइन आ गई। अब आप देखें कि ये जो C पॉइंट है, ये C पॉइंट जो है वो हाईएस्ट करंट के करीब करीब है, और जो E पॉइंट है ये लोएस्ट करंट के करीब करीब है। जो D पॉइंट है वो हाईएस्ट और लोएस्ट के मिड में है। यानी आप देखें हाईएस्ट करंट था 2,
लोएस्ट करंट था 0, तो ये दोनों के मिड में 1 पे आ गया, दोनों की एवरेज वैल्यू के ऊपर आ गया। हाईएस्ट वोल्टेज था 20, मिनिमम वोल्टेज था 0, ये दोनों के मिड में 10 पॉइंट के ऊपर आ गया। तो इसका मतलब है कि आप इस ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करवा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है कि आप IB की मुख्तलिफ वैल्यू चूज़ करके इसमें IC और VCE की मुख्तलिफ वैल्यू चूज़ कर सकते हैं। मतलब फ़र्ज़ करें मैं ये चूज़ करता हूँ कि जी मैं IB 10 माइक्रो एम्पेयर लूँगा, मैंने ज़्यादा करंट इसकी बेस में दाखिल नहीं करना, तो उस वक्त VCE 15 पे आ जाएगा और IC कितने पे आ जाएगा, 0.5 पे आ जाएगा। मैं ये कहता हूँ नहीं जी मैंने ज़्यादा करंट इसमें से पास करवाना है, मैं इसको 30 माइक्रो एम्पेयर करंट पास करवा देता हूँ, उस वक्त IC जो है वो 1.5 आ जाएगा, ये 5 के ऊपर जो है वो आ जाएगा। लेकिन सबसे बेहतर पॉइंट कौन सा है, वो है D पॉइंट। D पॉइंट जो है वो मिड में है। मिड में होने का मतलब है कि ये मैक्सिमम वाले पॉइंट से, यानी सेचुरेशन, इस पॉइंट को हमने कहा था ये सेचुरेशन वाला लेवल है, सेचुरेशन से भी बहुत दूर है। और ये जो नीचे वाला हिस्सा था इसको हमने कहा था कट ऑफ, ये कट ऑफ से भी क्या है, बहुत दूर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करें एक एम्पलीफायर बनाने के लिए, तो हमेशा अपना जो ऑपरेटिंग पॉइंट सेट करें, कोशिश करें कि वो कहाँ पर होना चाहिए, मिड में। इस तरह के जो ट्रांजिस्टर का सर्किट होता है उसको क्या कहा जाता है, मिड बाइस्ड ट्रांजिस्टर कहा जाता है। और मिड बाइस्ड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है, क्योंकि एम्पलीफायर का काम होता है लो AC वोल्टेज को एक लार्ज AC वोल्टेज में कन्वर्ट करना। मैंने सिर्फ ये किया है कि पॉजिटिव की जगह नेगेटिव बना दिया, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव बना दिया। हम देखेंगे कॉमन एमीटर में हमेशा 180 डिग्री का फेस शिफ्ट आता है, पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब अगर आप देखें, आप Q पॉइंट, इसको Q पॉइंट कहा जाता है, ये जो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट है, आप Q पॉइंट किसी भी जगह पे चूज़ कर सकते हैं, A से लेके B C D E तक। लेकिन A पॉइंट कट ऑफ है। कट ऑफ का मतलब है यहाँ पर करंट तो फ्लो करना ही नहीं है, आपको आउटपुट पे करंट ही नहीं मिलेगा। और जो B पॉइंट है यहाँ पर आपको आउटपुट पे कोई वोल्टेज अपीयर यानी डेवलप होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, करंट तो मैक्सिमम है यहाँ पर। C, D और E ही सूटेबल पॉइंट्स हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा मोस्ट सूटेबल पॉइंट क्या है, D। कि अब यहाँ पर IB की वैल्यू अगर आप 20 माइक्रो एम्पेयर पे फिक्स करते हैं, तो आप 20 से 40 तक जो है वो अपने AC सिग्नल को वेरी करवा सकते हैं। 40 से 0 तक जो है वो आप नेगेटिव साइकिल में वेरी करवा सकते हैं। आपका जो आउटपुट पे कलेक्टर करंट होगा वो 1 से 2 मिली एम्पेयर तक पॉजिटिव साइकिल में वेरी करेगा, और 1 से 0 मिली एम्पेयर तक जो है वो नेगेटिव साइकिल में यूँ वेरी कर सकता है। और जो आउटपुट वोल्टेज है वो 10 से लेके 0 तक और 10 से लेके 20 तक यूँ वेरी कर सकता है। तो इसका मतलब है कि जब भी आप Q पॉइंट को, ऑपरेटिंग पॉइंट को मिड में रखेंगे, उस वक़्त आप मैक्सिमम वैल्यू का AC सिग्नल जो है वो एम्पलीफाई करवा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर रखते हैं Q पॉइंट को, तो आप देखेंगे आपके पास ऊपर वाली साइड पे मार्जिन बहुत थोड़ा रह गया कि आपने 1.5 से मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं, 2 तक जा सकते हैं। अब आप सिर्फ इतना ही सिग्नल को रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं, क्योंकि AC सिग्नल सिमेट्रिक होता है, जितना ऊपर की तरफ उतना ही नीचे की तरफ। यहाँ पर नीचे तो काफ़ी मार्जिन है, लेकिन जब तक ऊपर मार्जिन नहीं होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल मार्जिन होना चाहिए, जितना ऊपर की तरफ मार्जिन हो उतना ही नीचे की जानिब होना चाहिए। E पॉइंट, नीचे की तरफ मार्जिन बहुत थोड़ा है, ऊपर की तरफ मार्जिन बेशक बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम तो जितना नीचे की तरफ मार्जिन है उतना ही मार्जिन ऊपर की तरफ इस्तेमाल कर पाएंगे सिमेट्री की वजह से। तो इसलिए ये वाले पॉइंट इतने सूटेबल नहीं हैं। सबसे ज़्यादा सूटेबल क्या होता है, मिड वाला पॉइंट होता है। इसी को Q पॉइंट भी कहा जाता है। Q का मतलब होता है क्विसेंट। क्विसेंट वर्ड निकला है क्वाइट से। क्वाइट का मतलब है ये अपनी जगह पे क्या होता है, फिक्स्ड रहता है, कि यहाँ पर कलेक्टर मीटर वोल्टेज फिक्स्ड है, कलेक्टर करंट भी क्या है, फिक्स्ड है। तो ये आज का हमारा टॉपिक, और ये Q पॉइंट हमारी हेल्प करेगा आगे जब हम ट्रांजिस्टर को एक एम्पलीफायर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होंगे। उस वक़्त हम ये अज्यूम कर लेंगे कि हमारा Q पॉइंट लोड लाइन की मिड में है। इसका मतलब है हम इनपुट पे एक सफिशेंटली लार्ज वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं, ताकि वो आउटपुट पे एक सफिशेंटली लार्ज AC वोल्टेज प्रोवाइड कर सके। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।